जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी भी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है, कुछ खास। आज है फ्रेंड 19 जून। 19 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज है फ्रेंड 19 जून। 19 जून को हर साल विश्व सिकल सेल, ध्यान दीजिएगा, विश्व सिकल सेल अर्थात SCD दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये सिकल सेल है क्या? तो फ्रेंड्स, यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसको मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिकल सेल दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 2008 में इस दिन को मान्यता प्राप्त हुई। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 2008 में इस दिन को मनाने की मान्यता प्राप्त हुई। और पहली बार विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, पहली बार विश्व सिकल दिवस 19 जून 2009 में मनाया गया। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसको मनाने की मान्यता प्राप्त हुई 2008 में। किसके द्वारा प्राप्त हुई? संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा प्राप्त हुई। और पहली बार विश्व सिकल अर्थात SCD दिवस कब मनाया गया? तो 2009 में पहली बार विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। आई होप ये जो हमने अभी देखा है विश्व सिकल सेल दिवस के बारे में, इससे रिलेटेड सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। क्लास 6 से 10th तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में, और क्लास 11th में हम कर रहे हैं फ्रेंड्स चैप्टर 9th, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर 9th है क्या हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसको कराने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। बट इसको करने से पहले एक बार अध्याय एक नज़र के माध्यम से हम पूरा जो हमने पढ़ा है वृद्धि एवं विकास, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड, वृद्धि एवं विकास में हमने उत्तरजीविता का अर्थ देखा। तो उत्तरजीविता का अर्थ क्या है, आप ये देखिए, सब हमने पढ़ रखा है। जीवित बने रखना अर्थात तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना, इसी को हम उत्तरजीविता कहते हैं। वृद्धि और विकास क्या है? तो सामान्यतः वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वृद्धि से तात्पर्य आकार या मात्रा में परिवर्तन से, अर्थात भौतिक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि। विकास का संबंध गुणवत्ता से है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रूप में होता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। तो ये तो हमने वृद्धि और विकास देखा था। वृद्धि तथा स्वास्थ्य के बारे में भी हमने पढ़ा था। भाषा का विकास क्या होता है? आरंभिक संबंध तथा मनोभाव, शिशु के बारे में हमने देखा था। संज्ञानात्मक विकास के बारे में देखा था। संज्ञानात्मक विकास के चरण देखे थे। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये सारे ही टॉपिक्स हमने जो है इस चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट किए। आई होप आपने सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको इजीली ये क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। अब आज की क्लास में चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, जो INCERT फोल्डर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। तो इसमें क्या दिया? वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताइए, उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न चरणों की परिभाषा भी लिखिए। तो ये देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर आप देख सकते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि का संबंध आकार या
ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का संबंध आकार या परिणाम से, अर्थात ऐसा भौतिक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। वहीं विकास का संबंध गुणवत्ता से है, इसे मापा नहीं जा सकता, अर्थात हम विकास को मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? बस वृद्धि को हम मेज़र कर सकते हैं। कैसे? कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कितने फिट के हैं, कितने इंच के हैं, यही तो हमारी वृद्धि है। तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि वृद्धि को हम माप नहीं सकते, बट विकास को हम मेज़र कर सकते हैं। वजन, लंबाई तथा आंतरिक अंगों के आकार में बढ़ोतरी क्या है? वृद्धि होती है। और विकास क्या है? आकार में वृद्धि के साथ साथ अंगों के स्वरूप तथा संरचना में जो परिवर्तन होता है तथा उनके कार्य में जो बदलाव आता है उसे ही विकास कहते हैं। वृद्धि का संबंध मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से है। विकास का संबंध शारीरिक संरचनाओं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों, सोचने के तरीकों इत्यादि से सभी से है। जैसा हमने पढ़ा कि विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। नेक्स्ट अंतर हम देखेंगे तो वृद्धि एक निश्चित अवधि के पश्चात रुक जाती है। जी हाँ, वृद्धि आप जैसे बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 17 से 18 साल तक की ही उसकी वृद्धि होती है। उसका जो भी वजन है, हाइट है, जो भी जिस तरीके से बढ़ना है वो एक निश्चित अवधि तक होती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। बट विकास में ऐसा नहीं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। विकास हमेशा होता रहता है। जब से आप पैदा होते हैं तब से लेकर के आप जब तक आप जी रहे हैं, आप यहाँ तक कह सकते हैं जब तक आपकी सांस चल रही है, आप डेली कुछ ना कुछ अचीव करते हैं तो आपका विकास क्या है? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका विकास होता रहता है। कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आप के व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसीलिए विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। बट वृद्धि क्या है? एक निश्चित अवधि के पश्चात वो रुक जाती है। जी हाँ, एक जो है एक टाइम पीरियड होता है वृद्धि का, एक टाइम पीरियड के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है। सेकंड अंतर हम देखेंगे तो वृद्धि से संरचना परिवर्तन का बोध होता है, विकास से प्रकारों में परिवर्तन का बोध होता है। फिर है वृद्धि कोशिका गुणन के कारण होती है, विकास क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि एवं उन्नत समायोजन संबंधी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो ये हमने अंतर देख लिया वृद्धि एवं विकास में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देख लीजिए, विकास के क्षेत्र ये बोल रहे हैं तो हमने बहुत सारे क्षेत्र पढ़े। शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास है, फिर संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने पढ़ा, भाषा संबंधी विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, व्यक्तिगत विकास। जैसा हमने आपको बताया, विकास का जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड है और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए विकास के विभिन्न क्षेत्र भी हैं। तो ये हमने देख लिया विकास के बारे में, विकास के विभिन्न क्षेत्र देखे। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2 कहता है, बच्चों के जन्म के समय से लेकर उसके किशोरावस्था को पूर्ण करने तक, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ है उसके जन्म से लेकर के वो जब तक किशोरावस्था में पहुंचता है तब तक बच्चे के स्वास्थ्य वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किन स्थितियों तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो ये देखिए, एक प्रेरणादायक वातावरण, यानी कि जब बच्चा अच्छे वातावरण में उसको एक रहता है तो उसको एक प्रेरणादायक वातावरण चाहिए। स्वास्थ्यकारी वातावरण है, शैक्षिक एवं भौतिक प्रेरणा, तो ये सारे स्थितियाँ एवं संसाधन बच्चे को मिलनी चाहिए। कब से? जन्म से लेकर जब तक वो किशोरावस्था तक है तब तक ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बोल के वर्ड टू वर्ड आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, क्या आप कह सकते हैं कि नवजात शिशु असहाय होता है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु होता है वो असहाय होता है? बताइए। तो सभी स्तनधारियों के शिशु माँ का दूध पीना छोड़ने के बाद जल्द ही अपने भोजन की ओर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मनुष्य के शिशु में माँ के दूध छोड़ने के बाद भी कई सालों तक भोजन तथा सुरक्षा के लिए भी माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। इस अवधि में उनकी परवरिश ना हो तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम रहती है। मानव शिशु को अपने हाथ पैर पर नियंत्रण प्राप्त करने में ही लगभग 1 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। अब देखिए, चाहे कोई जानवर हो चाहे पशु हो, है कोई भी जानवर, पशु पक्षी हैं, वो क्या करते हैं? जैसे आप देख लीजिए, चिड़िया है, चिड़िया जैसे ही वो एक अपने उससे निकलती, घोंसले से निकलती है, अपने
बच्चा बन जाती है, देन वो क्या करती है, अब उड़ जाती है। उसको जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई चिड़िया उड़ जाती है। आप गाय देख लीजिए, गाय भैंस है, 2-4 दिन बाद ही उठ के खड़े होने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे जो है बच्चे पैदा होते हैं, जस्ट तुरंत बाद ही वो अपने आप का ध्यान वो रखने लगते हैं। बट मानव जाति में ऐसा नहीं है। मानव जाति में जो बच्चा होता है वो माँ का दूध जो भी साल 6 महीने पीता है, उसके बाद भी उसको क्या है, उसको टेक केयर की ज़रूरत होती है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता होती, नहीं तो उसका जीना संभव नहीं होता है। उसके बाद भी उसे देखभाल, प्रशिक्षण, शिक्षा और परवरिश के लिए 2 दशकों से भी अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। इस तरह देखा जाए तो मानव शिशु असहाय होता है। उदाहरण के लिए यदि हम अन्य स्तनधारियों जैसे कुत्ता, गाय, चमगादड़ पर ध्यान देंगे तो इससे ज्ञात होता है कि ये सभी जीव जन्म के कुछ दिनों के बाद ही अपने भोजन की खोज में निकल जाते हैं, जबकि मनुष्य को इसमें लंबा वक्त लगता है। शिशु के जीवित रहने में परवरिश की भूमिका निर्णायक होती है। लंबी अवधि तक 24 घंटे निगरानी की जरूरत के कारण शिशु अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु क्या होता है, असहाय होता है। क्वेश्चन कहता है जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के क्रियात्मक विकास के क्रम का वर्णन कीजिए। तो आप कर सकते हैं, जो हमने पीछे ही पढ़ा था वही है कि जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक क्रियात्मक विकास का वर्णन। 1 माह में बच्चा क्या करता है, अपना सिर उठा सकता है। 2 महीने का जब बच्चा होता है तो ये पीठ के बल लेटे हुए अपनी छाती ऊपर उठा सकता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है तो सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो प्रीवियस क्लास जा करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। उसमें बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट करें कि शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष में अपनी देखभाल करने वालों के साथ लगाव किस प्रकार विकसित करता है। जो बच्चा होता है वो अपने जन्म के प्रथम समय में उसके जैसे पेरेंटिंग जो उसकी करते हैं, उसके माँ बाप हो गए, जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, उस समय जो है बच्चा उनके साथ किस प्रकार अपना व्यवहार करता है, अर्थात अपने लगाव को दिखाता है, दर्शाता है। तो आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। जो हमने पढ़ रखा है ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुशासन निर्माण में शक्ति उन्मुखी तथा स्नेह उन्मुखी दृष्टिकोण के बीच अंतर बताइए। आपकी राय में बेहतर दृष्टिकोण कौन सा है और क्यों। तो ये देख लीजिए, स्नेहोमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 7 है बच्चों के लालन पालन की उन प्रक्रियाओं का वर्णन करें जो बच्चों के सर्वतोन्मुखी विकास में योगदान देती है। यानी कि जो बच्चों का सार्वभौमिक विकास होता है उसमें योगदान देती है, उन प्रक्रियाओं का वर्णन करें। तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों में से प्रत्येक की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। संवेदी क्रियात्मक चरण, पूर्व प्रचलात्मक चरण, ठोस प्रचलात्मक और औपचारिक प्रचलात्मकों का चरण। ये 4 चरण हमने पढ़े थे ना, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे ही हमने सब कुछ पढ़ रखे हैं, और इन सब चरणों की अपनी अपनी क्या विशेषता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हमने इस क्लास को की हुई है। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कहता है शरीर के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी कहता है विकास, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी लंबाई। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वृद्धि। यानी कि शरीर का जो आकार बढ़ रहा है वो क्या है, हमारा वृद्धि हम उसको बोलते हैं। इसी के साथ ऑप्शन सी हमारा वृद्धि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या कहता है किस विकास का तात्पर्य शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण से। ध्यान दीजिएगा, किस विकास का तात्पर्य शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण से। ऑप्शन ए क्रियात्मक विकास, ऑप्शन बी चारित्रिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास एवं ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। तो फ्रेंड, किस विकास का तात्पर्य शरीर की गतिविधियों पर है, तो सीधी सी बात है क्रियात्मक विकास का जो तात्पर्य है वो शरीर की गतिविधियों से है। इसी के साथ ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है किसी भी व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा आहार महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, जो हम ह्यूमंस होते हैं उनके लिए वृद्धि और विकास के लिए कौन सा आहार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए संतुलित आहार, ऑप्शन बी पौष्टिक आहार, ऑप्शन सी आपका आहार अल्प होना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है संपूर्ण आहार। तो फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति के वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार होना महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है, तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है शैशवावस्था की शुरुआत कब से होती है। यानी कि जो शैशवावस्था है
जो हमारा इन्फेंसी है वो कब से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए 4 से 5 माह, ऑप्शन बी कहता है 4 से 6 माह, ऑप्शन सी 4 से 8 महीने, ऑप्शन डी कहता है 6 से 12 माह। तो बताइए शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी की शुरुआत कब होती है? तो 6 से 12 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु तक लगभग कितने किलोग्राम के बीच होता है? हमने पढ़ा था ना आयु के अनुसार बच्चे का वेट और हाइट। तो बताइए एक स्वस्थ शिशु है, जो एक स्वस्थ बच्चा है और वो 1 वर्ष का है, तो उस वर्ष में उसके कितना उसका वेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 से 6 किलोग्राम का उसका वेट होना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है 5 से 8 किलोग्राम, ऑप्शन सी कहता है 4 से 8 किलोग्राम का बच्चा होना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है 8 से 9 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स एक स्वस्थ शिशु का वजन जो 1 वर्ष का है उसका वजन कितना होना चाहिए? 8 से 9 किलोग्राम तक, यानी कि 8 से 9 किलो तक का वो बच्चा होना चाहिए। कौन सा? जो 1 वर्ष की आयु तक है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? कहता है किस आयु तक बच्चे एक पैर पर संतुलन करना सीख जाते हैं, यानी कि बैलेंस बनाना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 24 माह, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का जो बच्चा है अगर उसको आप बोलो कि एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ तो वो एक पैर पे खड़े होकर आपको दिखाएगा, अर्थात तो बैलेंस बनाना 3 वर्ष की आयु में सीख जाता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7 कहता है कि भाषा के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हमने पढ़ा था ना भाषा के विकास की अवस्थाएं। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड्स भाषा के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भाषा के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कहता है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने, ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों को कितने चरण में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 6 चरण बताए हैं, ऑप्शन बी 9 चरण, ऑप्शन सी 4 चरण, ऑप्शन डी 2 चरण। तो फ्रेंड मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 चरण, जिनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में अपने क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन 9 कहता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सी है? ध्यान दीजिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी पूर्व प्रचलनात्मक अवधि, ऑप्शन सी ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ही तो हम देख रहे हैं ना, तो ये सभी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत आएंगे, यानी कि चारों ही क्या है, ये 3 जो दे रखे हैं तीनों ही हमारे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। और इन अवस्थाओं को किसने विभाजित किया है? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। क्वेश्चन 10 कहता है जब किशोर में तर्क वितर्क की सोच जागृत होती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, यानी कि जब बच्चा एडोलसेंस में पहुंचता है वो तर्क वितर्क करने लगता है, जैसे 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, बट 2 × 2 4 होता क्यों है? वो आपसे रीजनिंग जैसे सवाल क्वेश्चन करने तर्क वितर्क करने लगता है, तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया तर्क, ऑप्शन बी प्राकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी सजीव निर्गमन तर्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब किशोर में तर्क वितर्क की सोच जागृत होती है, अर्थात तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क के नाम से हम जानते हैं, अर्थात हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए अधिलघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर जीविता का क्या अर्थ है? अभी हमने देखा नवजात शिशु कैसे कहते हैं, तो नवजात शिशु उस शिशु को कहते हैं जो अपने जन्म से प्रथम माह का हो, यानी कि जन्म से लेकर 1 महीने तक का जो बच्चा होता है उसी को हम नवजात शिशु कहते हैं। वृद्धि क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों के आकार और रूप में बढ़ोतरी ही वृद्धि कहलाती है। शारीरिक विकास किसे कहते हैं? गर्भाधारण के समय से लेकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंगों में बढ़ोतरी शारीरिक विकास कहलाती है। क्वेश्चन 50 कहता है मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? तो हमने देखा 5 अवस्थाएं, शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। इन 5 जो है वर्गों में मानव जाति को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 6 संवेदी क्रियात्मक चरण कितने वर्ष की आयु तक रहता है? संवेदी क्रियात्मक चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु जो होती है उसी को हम संवेदनात्मक क्रियात्मक चरण
कहते हैं। तो ये तो था हमारा अति लघु उत्तरी। लघु उत्तरी देख लीजिए क्या कहता है, व्यक्ति के विकास के विभिन्न क्षेत्र बताइए, वही है जो हमने एनसीईआरटी फोल्डर से किए थे। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाषा के विकास के समीक्षात्मक वर्णन कीजिए, किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आप चाहे तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये वही है जो अभी हमने पढ़ा। भाषा के विकास की अवस्थाओं को सविस्तार समझाइए। तो हमने देखा था रोना, क्राइंग, कूकू करना, बैबलिंग, तुतलाना है। तो ये सारी क्या है, भाषा के विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ना, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप जितने भी टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े हैं वो सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका हर डाउट लिया जाएगा। जितने भी आपके डाउट होंगे सारे ही डाउट जो है आपके लिए जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए और बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर टॉपिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, चीज़ें माइंड टू माइंड आपके माइंड में फीड हो रही हैं, तो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।